गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बीएससी पार्ट थर्ड का आपको ऑर्गेनिक वाला पोर्शन करवाऊंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक का हम पढ़ेंगे इनोलेट से कार्बनिक संश्लेषण। ठीक है, टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? इनोलेट से कार्बनिक संश्लेषण। आपको साउंड आ रही है ना? प्लीज रेज योर हैंड अगर साउंड आ रही है तो। अगर आवाज आ रही हो तो हाथ खड़ा कर देना। ओके, तो हम ऑर्गेनिक वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आपने ऑर्गेनिक कंप्लीट पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपने एल्केन एल्काइन पढ़ा था, सेकंड ईयर में आपने क्या पढ़ा था? फिनोल, अल्कोहल, जितने भी कार्बोनिल के डेरिवेटिव्स है, कार्बोनिल जितने भी हैं, उन सब की ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपने कहाँ पढ़ ली थी? सेकंड ईयर में। ठीक है, थर्ड ईयर में सिर्फ आपका इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है। जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है या जितने भी कार्बनिक यौगिक है, उनके एप्लीकेशन वाला पार्ट आपके कहाँ पे है? फाइनल ईयर में है। ठीक है, तो आपका पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो क्या है? इनोलेट से कार्बनिक संश्लेषण। कि इनोलेट हम लेंगे, इनोलेट से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी कार्बनिक चीजें या कार्बनिक यौगिक हम बना सकते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में काम में आते हैं, वो सारे क्या किससे बनाएंगे? हम इनोलेट से। ठीक है, और इनोलेट से अगर कोई चीज बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इनोलेट होता क्या है। ठीक है, इनोलेट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो है इन और एक है एट। इन का मतलब क्या होता है? किसके अंदर इन आता है? एल्कीन्स में। एल्कीन जहां भी प्रेजेंट होती है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। ठीक है, और एट कहाँ पे आता है? जहां भी रिनायन होता है, रिनायन का जब भी हम नामकरण करते हैं तो वहां पे क्या आता है? लास्ट में एट लिखा जाता है। मतलब इनोलेट क्या है? एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और जो कि रिनायन के रूप में है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये इनोलेट आपका है क्या। इनोलेट किससे बनता है? इनोलेट आपके कार्बोनिल यौगिकों से बनता है। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं? जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। ठीक है, इनोलेट किससे बनता है? जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित हो या जिसको हम क्या कहते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ, जो आपका क्रियात्मक समूह है, वो अगर किसी भी यौगिक में उपस्थित है तो इससे हम इनोलेट बना सकते हैं। ठीक है, इनोलेट बनाएंगे कैसे? कि हम क्या करते हैं, कोई भी एक यौगिक ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, जैसे जिसके अंदर कार्बोनिल यौगिक हो, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? ये एसीटोन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके अंदर हम इनोलेट, हमें इसका बनाना है, तो इनोलेट बनाने के लिए क्या करते हैं? हम कोई भी क्षार या बेस लेते हैं। बेस क्या करता है? आपको पता होगा बेस क्या करता है? किसी भी यौगिक में से H+ को बाहर निकालता है। ठीक है, क्षार किसको कहते हैं? जो क्या करता है, किसी यौगिक में से H+ को बाहर निकाल दे, वो ही हमारा क्या होता है? बेस होता है। तो हम क्या करेंगे? इस एसीटोन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? कोई भी क्षार के साथ या बेस के साथ। ठीक है, तो ये बेस क्या करेगा? इस एसीटोन में से एक हाइड्रोजन H+ बाहर निकालेगा, और ये H+ कहां से बाहर निकलेगा? इस अल्फा कार्बन से बाहर निकलेगा। एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन देखने आते हैं ना आपको? कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, उसका जो पास वाला कार्बन होता है वो क्या होता है? आपका अल्फा कार्बन। तो इस कार्बोनिल ग्रुप के पास में दो कार्बन है, ये दोनों ही क्या होंगे? अल्फा कार्बन होंगे। इस अल्फा कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन उपस्थित होंगे वो सारे क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो एसीटोन के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास? 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना? अब ये जो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इनको, इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन अगर कोई भी क्षार या बेस लेके बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा?
इस पूरे यौगिक में से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2 एंड H, यहाँ पे बेस या क्षार क्या करेगा, इस H+ को लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये H+ जो है ये अगर बाहर निकल गया तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज बचेगा, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव का, क्योंकि हाइड्रोजन क्या लेके गया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेके गया, ये H+ की फॉर्म में बाहर निकला है, तो इस कार्बन के ऊपर क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो ये इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे हम, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी का यौगिक लिखा हमने ये। ठीक, ये हमारा क्या है, इनोलेट है। ठीक है, यही हमारा क्या है, इनोलेट है। इन का मतलब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और 8 क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये एक ऋणात्मक स्पीसीज है, नेगेटिव स्पीसीज है, तो नेगेटिव स्पीसीज के पीछे हमेशा क्या लगाया जाता है, 8 लगाया जाता है, तो यही हमारा क्या है, इनोलेट है। ठीक है, और इसी इनोलेट से हम आगे बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करेंगे, और यही हमारा टॉपिक है कि इनोलेट से हमारा कार्बनिक संश्लेषण कैसा होता है, या कौन कौन से कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हम इन इनोलेट से कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये पता चला आपको कि इनोलेट होता क्या है। अब इनोलेट स्थायी होता है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपने कार्बनिक यौगिकों में अगर स्थायित्व देखना होता है कार्बनिक यौगिकों का, या फिर कार्बनिक यौगिकों के स्थायित्व का कंपैरिजन अगर करना होता है, तो आप क्या क्या प्रॉपर्टी देखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें लेके चेक करते हैं कि कौन सा कार्बनिक यौगिक ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, अगर आपस में उनको कंपेयर करना हो। सोचो कि कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों के स्थायित्व का कंपैरिजन कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, I प्लस I माइनस I दोनों होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस M माइनस M दोनों होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, इसको प्लस R से भी लिखा जाता है। ठीक है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम क्या करते हैं, किसी भी यौगिक का स्थायित्व का पता लगाते हैं। अगर हमें अलग अलग यौगिकों के बीच में कंपेयर करना है कि वो स्थायी है या नहीं है, तो वो हम किससे करते हैं, इनसे करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से, या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट से, या रेजोनेंस इफेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इनोलेट है इसका स्थायित्व किसकी वजह से होता है, इसमें रेजोनेंस है या नहीं, ये आपको चेक करना है। ये हमारा क्या है, इनोलेट है, इनोलेट के अंदर रेजोनेंस है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। इसको ड्रॉ करके देखो आप कि इसके अंदर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल क्या था, ये एसीटोन का इनोलेट बनाया हमने, ये एसीटोन का इनोलेट बनाया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है या नहीं बनता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अनुनादी संरचना कैसे बनती है, अनुनादी संरचना कैसे बनती है कि हम डीलोकलाइजेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, इस CH2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बन जाएगा, एक सिग्मा बंध बन जाएगा। ठीक है, सहसंयोजक बंध बन जाएगा, तो क्या होगा, इस कार्बन की वैलेंसी या संयोजकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, ये जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अनुनादी संरचनाएं बनाना आता होगा आपको, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कैसे बनाते हैं हम, कि जो आपके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो प्रतिस्थापित हो सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, बंध बनाएंगे। ठीक है, और एक डबल बॉन्ड टूटेगा और उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे एटम के ऊपर। अब हमेशा ये ही डायरेक्शन क्यों होता है, उल्टा डायरेक्शन क्यों नहीं होता, वो भी आपको पता होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। कार्बन और ऑक्सीजन की अगर हम तुलना करें तो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है।
तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके ऊपर ज्यादा स्थायी होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्थायी होंगे। तो ये जो इनोलेट है ये हमेशा एक अनुनादी संरचना के रूप में हमें मिलेगा। जो अनुनादी संरचना किस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी कि इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का टूट के इसके लोन पेयर किस पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। तो इनोलेट जो होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। किसकी वजह से स्थायी होता है, इस अनुनादी संरचना की वजह से स्थायी होता है। ठीक है, ये हुआ स्थायित्व। अगर कोई भी एक इनोलेट अगर हम लेते हैं तो उसका स्थायित्व हम किससे देखेंगे कि जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं किसी इनोलेट की बनेगी वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ठीक, अब क्या देखना है कि हम अगर अलग अलग यौगिक लेते हैं किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के, कार्बोनिल समूह उपस्थित अगर अलग अलग यौगिक अगर हम लेते हैं तो उनका आपस में कंपैरिजन कैसे करेंगे कि उनसे जो बने इनोलेट है वो कौन से स्थायी है या कौन से कम स्थायी है, कौन से ज्यादा स्थायी है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। पहले तो आप एक रिएक्शन देख लेना कि इनोलेट बनता कैसे है। कि हमने कोई भी एक कार्बोनिल यौगिक लिया, जैसा हमने लिया था क्या, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन के ऊपर हमने रिएक्शन किसकी करवाई, बेस की। बेस हम ले सकते हैं ये, ठीक है, ये हमने ले लिया क्या, बेस। ये बेस क्या करेगा, इस एसीटोन में से एक अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन को अगर ये बाहर निकालता है तो ये क्या बनाएगा, ये बनेगा। ठीक है, साथ में इसके क्या बनेगा, ये बेस जो है ये क्या बना देगा, ये इथाइल अल्कोहल बना देगा। मतलब हमने एक एसीटोन लिया, एसीटोन पर बेस की रिएक्शन करवाई, तो ये बेस की रिएक्शन के बाद में हमें एक तो मिला हमारा इनोलेट और एक हमारे पास क्या बन गया, ये इथाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अलग अलग कार्बोनिल यौगिकों के अंदर जब भी स्थायित्व देखना होता है इनोलेट का तो वो कैसे देखते हैं, इनकी pKa की वैल्यू से। अब ये pKa क्या होता है, pH क्या होता है, या अम्लीयता क्या होती है किसी भी यौगिक की, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अम्लीयता क्या होती है, किसी भी यौगिक से H+ के बाहर निकलने की जो क्षमता होती है वही क्या होती है, उसकी अम्लीयता होती है। जो यौगिक जितनी आसानी से H+ देगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो ये अम्लीयता जो है वो किससे देखते हैं हम, H+ को बाहर निकालने की प्रवृत्ति से देखते हैं। ठीक है, और ये जो अम्लीयता है और pKa की वैल्यू है ये एक दूसरे की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी अगर pKa की वैल्यू ज्यादा है हमारे पास तो ये कंपाउंड उतना ही कम अम्लीय होगा, ये कंपाउंड उतना ही मुश्किल से अपना H+ बाहर निकालेगा। मतलब हम ये pKa की वैल्यू पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें कार्बोनिल यौगिकों से इनोलेट जो बनाना है उस इनोलेट का जब भी हम आपस में कंपैरिजन करेंगे तो ये pKa की वैल्यू ही हमारी काम में आएगी। यानी pKa की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी अम्लीय प्रवृत्ति कम होगी, उसमें H+ देने की प्रवृत्ति कम होगी, यानी उसका इनोलेट स्थायी कम होगा। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है। अब ये जो है एक चीज और कि ये कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर एक वैल्यू तो pKa की इसकी होगी कार्बोनिल यौगिक की, मान लो एसीटोन की pKa वैल्यू है। ठीक है, ये कार्बन एसीटोन की जो pKa की वैल्यू है वो होती है 20। ठीक है, थ्योरेटिकल है, आपको याद नहीं करना है इसको, एक कंपैरिजन के लिए पढ़ना है। ठीक है, अगर ये इसके एसीटोन के pKa की वैल्यू क्या है 20 है और ये जो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बन रहा है इसके pKa की वैल्यू जो है वो इससे कम है मान लो। ठीक है, तो इन दोनों में से अम्लीय कौन सा ज्यादा होगा, जिसके pKa की वैल्यू का मान कम है या ज्यादा है। हमने क्या कहा था कि अम्लीयता और pKa की वैल्यू दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। यानी जिसके pKa की वैल्यू कम है उसकी अम्लीयता क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इसकी अम्लीयता ज्यादा है तो ये जो रिएक्शन है ये
किस डायरेक्शन में मूव करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, वापस पीछे की दिशा में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि इससे आसानी से H+ निकलेगा, ना कि इस एसीटोन से, है ना। हम क्या कर रहे हैं? बेस ले रहे हैं। बेस क्या करता है? H+ निकालता है। H+ किससे निकालेगा? जो आसानी से H+ देगा, है ना। बेस क्या करेगा? H+ उस यौगिक से निकालेगा जो जितनी आसानी से H+ देता है। तो यहाँ पर बन रहा है इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे क्या है? एसीटोन। इन दोनों में से जो आसानी से H+ देगा उसको, उससे ही ये बेस H+ ले लेगा और उसी डायरेक्शन में ये अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इसके pK की वैल्यू कम है, मतलब इसकी अम्लीयता क्या है? ज्यादा है। अम्लीयता ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? कि ये H+ जो है वो आसानी से देगा। ठीक है, H+ अगर आसानी से देता है तो ये बेस H+ इसी से लेगा। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये कहाँ पे आ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन है ये क्या हो जाएगी? ये तो कम हो जाएगी, बैकवर्ड वाली ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है pKa की, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपको बताया है कि अगर कोई भी कंपाउंड में आपको रिएक्शन देखनी है कि किस दिशा में वो जाएगी, ठीक है, किस दिशा में रिएक्शन अग्रसर हो रही है, तो वो कैसे देखेंगे? कि जिसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी उसी दिशा में वो अभिक्रिया ज्यादा संपन्न होगी, यानी आसानी से H+ देगा। आसानी से H+ देगा तो ये आसानी से क्या बन जाएगा? एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हमें आना चाहिए। अब ये एसीटोन जो है वो क्या है? ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बोनिल यौगिक उपस्थित है। ठीक है, ये एसीटोन जो है इसके अंदर क्या है? सिर्फ एक कार्बोनिल यौगिक उपस्थित है। ठीक है, तो इसके pKa की जो वैल्यू होती है वो 20 होती है। अब हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया एथिल एसीटेट। ठीक है, दूसरा क्या लिया हमने? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का जो pK की वैल्यू होती है वो इससे भी ज्यादा होती है, यानी 25 होती है। 25 का मतलब क्या है? कि ये जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, यानी आसानी से H+ एसीटोन देगा, ना कि एथिल एसीटेट, है ना। हमें कंपैरिजन करना है अलग अलग कंपाउंड्स की pKa की वैल्यू से। ठीक है, pKa की वैल्यू आपको रफली याद करनी है, याद करके आपको कहीं लिखना नहीं है, ये सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए है। आपको दो अलग अलग कंपाउंड दिए हैं, ठीक है, इनमें से H+ किससे आसानी से निकलेगा, ये या तो आप इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के पता लगा सकते हो, या फिर ये pKa की वैल्यू को याद करके पता लगा सकते हो। pKa की वैल्यू और अम्लीयता एक दूसरे के क्या होती है? व्युत्क्रम में होती है। अगर pKa की वैल्यू ज्यादा है तो आपकी अम्लीयता उस पदार्थ की क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और ये जो दोनों हैं, इन दोनों की अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो किसकी आसानी से बनेगी? वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। आप किसी भी तरह से इसको याद रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मेलोनिक एस्टर का। मेलोनिक एस्टर में क्या होते हैं? दो कार्बोनिल होते हैं। आपको ये पता है कि मेलोनिक एसिड कौन सा होता है? ये पढ़ा होगा आपने, ओम्स गैप, है ना। ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो मेलोनिक एसिड के अंदर क्या होता है? दो कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में एक CH2 होता है, और इसके अंदर 0, इसमें 1, 2, 3, 4 और 5। यानी ये क्या है कि दो अगर आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, किसी भी एक यौगिक के अंदर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो उसके बीच में कितने कार्बन के अणु उपस्थित होंगे, ये याद रखते हैं अपने ओम्स गैप से। ओम्स गैप क्या कहता है कि ऑक्सैलिक एसिड जो होता है उसके अंदर इन दोनों कार्बन के बीच में कोई भी CH2 नहीं होगा, कोई भी कार्बन नहीं होगा। ये हमारा क्या है? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, मेलोनिक अम्ल क्या होता है? जिसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में एक कार्बन उपस्थित होता है, तो ये हमारा क्या होता है? मेलोनिक एसिड। ठीक है,
मेलोनिक अम्ल। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, मेलोनिक एस्टर का पढ़ना है। मेलोनिक एस्टर से हम क्या बनाएंगे, इनोलेट बनाएंगे। ठीक है, तो मेलोनिक एस्टर क्या होगा, ये मेलोनिक एसिड है। ठीक है, एस्टर कैसे बनाते हैं हम, इसके OH की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, OC2H5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेलोनिक एस्टर है। हमें क्या करना है, इनका कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है कि किसकी इनोलेट आसानी से बनेगी। किसकी इनोलेट आसानी से बनेगी, जो आसानी से H+ देगा। और कौन आसानी से H+ देगा, जिसका pKa का वैल्यू जो होता है वो कम होगा। ठीक है, इस मेलोनिक एस्टर का जो pK की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 13 होती है, मतलब इन दोनों से क्या होती है, कम होती है। अब हम अगर इन तीनों का ही कंपैरिजन करें, क्या क्या चीजें हैं ये हमारा क्या है, एसीटोन है। ठीक है, ये क्या है, एथिल एसीटेट है। ये क्या है, मेलोनिक एस्टर है। ठीक है, इन तीनों में जब भी हमें कंपैरिजन करना है कि किसका इनोलेट आसानी से बनेगा, तो वो कैसे होगा कि जो आसानी से H+ देगा। ठीक है, जो आसानी से H+ दे के अगर ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बना रहा है तो वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है कि इस कंपाउंड में सिर्फ एक कार्बोनिल यौगिक है, इसमें भी एक कार्बोनिल यौगिक है, लेकिन इस मेलोनिक एस्टर में क्या है, 2 कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कार्बोनिल यौगिकों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे इनोलेट बनाने की प्रवृत्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इनोलेट हम पीके की वैल्यू ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रही है, पीके की वैल्यू कम हो रही है। पीके की वैल्यू कम हो रही है मतलब क्या है, हमारी अम्लीयता बढ़ रही है। अम्लीयता बढ़ने का मतलब क्या है, आसानी से H+ देंगे, और आसानी से अगर H+ देंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि ये इनोलेट भी उतनी ही आसानी से बनेगा, है ना। कंपैरिजन किया एसीटोन का, एथिल एसीटेट का और मेलोनिक एस्टर का, इन तीनों का। इन तीनों में पीके की वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर पीके की वैल्यू का मान कम होता है। अगर पीके की वैल्यू कम होती है मतलब अम्लीयता बढ़ती है, और अगर अम्लीयता बढ़ रही है तो मतलब इनोलेट बनाने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जहां पर कार्बोनिल समूह की संख्या बढ़ रही है वहां भी क्या होती है, इनोलेट बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे इन दोनों एग्जांपल्स में सिर्फ एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है, लेकिन इस मेलोनिक एस्टर में 2 कार्बोनिल समूह उपस्थित है, तो यहाँ पर इसके इनोलेट बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। अच्छा, इस इनोलेट के अंदर ये जो मेलोनिक एस्टर है इसका हम इनोलेट अगर बनाते हैं, एक एग्जांपल अच्छा और लेते हैं हम एसिटो एसिटिक एस्टर का। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर। नाम कैसे पढ़ा आपने, एसिटो समूह कौन सा होता है, CH3CO। ठीक है, एसिटो एसिटिक एस्टर। और ये क्या है, एसिटिक, CH3COOH क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, और इसके आगे OC2H5 मतलब ये क्या है, एस्टर है। तो ये क्या है हमारा एसिटो एसिटिक एस्टर। हम ये एग्जाम्पल इसलिए पढ़ रहे हैं, पहले तो हमें सिर्फ कंपैरिजन करना था कि किसका इनोलेट ज्यादा स्थायी होता है, किसका कम स्थायी होता है, कौन आसानी से H+ देता है, कौन नहीं देता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें ऑर्गेनिक जो संश्लेषण करना है, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करना है, उसमें मेनली हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो लेते हैं हमारा ये मेलोनिक एस्टर, और एक लेते हैं ये एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है जिनसे हम कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण आगे करेंगे। ठीक है, तो हम इनको छोड़ देते हैं बीच वालों को। कंपैरिजन करेंगे हम किस किस का, एक तो एसिटो एसिटिक एस्टर इसका, और एक करेंगे मेलोनिक एस्टर का।
ठीक है, ये क्या है, मेलोनिक एस्टर है। ठीक है, इन दोनों का ही कंपैरिजन करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें आगे जो कार्बनिक संश्लेषण पढ़ना है, कार्बोनिल यौगिकों का संश्लेषण पढ़ना है, वो मेनली हम इन दोनों से ही करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका बनाना है इनोलेट। इनोलेट कैसे बनाते हैं, हमने पढ़ा कि कोई भी कार्बोनिल यौगिक लेते हैं, उसके साथ एक बेस लेते हैं, बेस क्या करेगा, इसमें से H+ को बाहर निकालेगा। तो ये एसिटो एसिटिक एस्टर है। ठीक है, इसमें से अल्फा कार्बन कौन सा है जिसके ऊपर हाइड्रोजन उपस्थित हो और जिसे हाइड्रोजन निकलेगा H+ की फॉर्म में, वो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला अल्फा, ये वाला भी है। ठीक है, और ये नहीं है, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ये एसिटो एसिटिक एस्टर है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इस कार्बोनिल समूह के पास में 2 अल्फा कार्बन है, जहां से हम H+ को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर में क्या है, हमारे पास अल्फा कार्बन सिर्फ ये एक ही है, इसे एक से ही हम हमारा H+ बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो इससे हम H+ को बाहर निकालेंगे और इससे भी हम H+ को बाहर निकालेंगे। तो हमें ये कंपेयर करना है कि इनमें से H+ को बाहर निकाल के जो इनोलेट बनेगा, उसमें से स्थायी कौन सा होगा, स्थायी कौन सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर में से अगर ये वाला हाइड्रोजन बाहर अगर हम निकालते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनोलेट है। एक पॉसिबिलिटी इसमें और क्या होती है कि हम इस वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, एसिटो एसिटिक एस्टर लिया, उसमें हमारे पास 2 अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन से हमने H+ को बाहर निकाला है। ठीक है, एक में हमने क्या किया, इस वाले अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकाला है और इनोलेट बनाया है, और एक वाले में क्या किया, इस बीच वाले अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल के हमने इनोलेट बनाया है। अब हमें कंपैरिजन करना है इन दोनों का, कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल इनोलेट है। ठीक है, कैसे करेंगे, जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जितने ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेगी, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप देखो कि किसकी अनुनादी संरचनाएं ज्यादा बनेगी, ये वाला जो है, इसके अंदर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये एक अनुनादी संरचना बनेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई अनुनादी संरचना नहीं बन रही। इस वाले एग्जाम्पल में देखो आप कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ पे, ये दोनों कार्बोनिल के ऊपर जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज था कार्बन के ऊपर, ये सिर्फ इस एक कार्बोनिल के ऊपर जा सकता था। तो एक ही अनुनादी संरचना बनेगी यहाँ पे, कौन सी बनेगी, ये बनेगी, एक अनुनादी संरचना बनेगी। आपको पता है अनुनादी संरचनाओं को कैसे लिखा जाता है, डबल एरोज के साथ लिखा जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है ये, इसके अंदर कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी, इसके अंदर क्या है, 2 कार्बोनिल है, 2 कार्बोनिल की वजह से ये दोनों तरफ अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, 2 और बन जाएगी। कौन सी, एक तो अगर इस नेगेटिव चार्ज को इस तरफ हम लेके जाए, ठीक है, या फिर एक और क्या बन जाएगी, अगर इस नेगेटिव चार्ज को इस दूसरे कार्बोनिल की तरफ लेके जाए। ठीक है, आपको कंपैरिजन करना था कि एसिटो एसिटिक एस्टर जो है, उसके अंदर 2 अल्फा कार्बन थे, दोनों अल्फा कार्बन से जब भी हाइड्रोजन निकालेंगे तो इनोलेट बनेगा, लेकिन कौन सा इनोलेट ज्यादा स्टेबल बनेगा, इस बीच वाले कार्बन से बनेगा या इस साइड वाले कार्बन से बनेगा। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, उसकी अनुनादी संरचनाएं बना के, जिसकी अनुनादी संरचनाएं ज्यादा बनेगी वो इनोलेट उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो आपका ये जो बना, इसमें अनुनादी संरचना कितनी बनी, ये 2 अनुनादी संरचनाएं हैं, लेकिन इसके अंदर अनुनादी संरचनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम जब भी आगे कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में इस एसिटो एसिटिक एस्टर से
जब भी हम इनोलेट बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस बीच वाले कार्बन से हमेशा अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और इनोलेट बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मेलोनिक एस्टर की बात करते हैं तो मेलोनिक एस्टर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन है हमारे पास, इस एक से ही हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, और इससे अगर हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमारे पास इनोलेट कैसे बनता है, ये बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, इनोलेट बनेगा, किसका, मेलोनिक एस्टर का बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर हम अनुनादी संरचनाएं बना के देखिए तो वो कैसे बनेगी, कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर भी आ सकता है, वो नेगेटिव चार्ज इधर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करें, इनोलेट की जो प्रवृत्ति है, बनने की प्रवृत्ति जो है वो अगर हम कंपेयर करें इन दोनों में, एसिटो एसिटिक एस्टर में या फिर मेलोनिक एस्टर में, तो वो कैसे करेंगे, वो हम कैसे करेंगे कि इन दोनों की जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ये वाली इसकी अनुनादी संरचना ज्यादा स्टेबल है या फिर इसकी अनुनादी संरचना ज्यादा स्टेबल है। अब अनुनादी संरचनाओं की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं कि इसकी अनुनादी संरचना तो कौन सी थी, ये वाली थी, ठीक है। एक बीच वाला जो अल्फा कार्बन है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है, इसको हम दोनों कार्बोनिल के ऊपर आसानी से लेके जा सकते हैं, ठीक है, हमारी ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेकिन ये जो मेलोनिक एस्टर है, इसके अंदर क्या है, ये पास में ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या है हमारे पास, लोन पेयर है, लोन पेयर भी, इस लोन पेयर की वजह से भी यहाँ पे क्या बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। कैसे बनेगी, ये ऑक्सीजन लोन पेयर देगा किसको, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये सी डबल बॉन्ड और टूटेगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये टूटेगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब कि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इस कार्बोनिल के दोनों तरफ है, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये भी ऑक्सीजन के लोन पेयर चाहेंगे कि मैं इसकी तरफ आऊं, और ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे कि मैं इसकी तरफ आऊं। तो ये जो रेडियोलैटिक स्ट्रक्चर है, ये जो इसकी अनुनादी संरचना बनेगी मेलोनिक एस्टर की या फिर इसके इनोलेट की, वो इस एसिटो एसिटिक एस्टर के इनोलेट की अनुनादी संरचनाओं से कम स्थायी होगी, ठीक है। तो इन दोनों का जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों में ही क्या है, 2 कार्बोनिल यौगिक है ना, एसिटो एसिटिक एस्टर है और मेलोनिक एस्टर है। इन दोनों में ही क्या है, 2 कार्बोनिल यौगिक है। लेकिन इनमें से ज्यादा स्टेबल मेलोनेट कौन बनाएगा, एसिटो एसिटिक एस्टर बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि इसमें से अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद में ये जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचना बनती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, स्थायी होती है। लेकिन जो मेलोनिक एस्टर है, इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो अनुनादी संरचना है वो कम स्थायी होगी, किसकी तुलना में, इस एसिटो एसिटिक एस्टर की अनुनादी संरचनाओं की तुलना में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारा टॉपिक क्या था, इनोलेट से कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनोलेट बनाते हैं, इनोलेट से कार्बनिक यौगिकों का क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे। कैसे करेंगे, कि कोई भी कार्बोनिल यौगिक लेंगे, उसमें बेस डालेंगे, बेस क्या करेगा, उससे H+ को बाहर निकालेगा, H+ बाहर निकालने से क्या होगा, उसके ऊपर ऋण आयन आ जाएगा। ये जो ऋण आयन है ये क्या होगा, स्टेबल होगा। किसकी वजह से स्टेबल होगा, उसकी अनुनादी संरचनाओं की वजह से स्टेबल होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मेनली ये 2 चीजें लेनी है, एक मेलोनिक एस्टर लेना है और एक एसिटो एसिटिक एस्टर लेना है। इन दोनों का आप से हम आगे और यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे, ठीक है।
ठीक है, हमें क्या करना है, इन इनोलेट से आगे कार्बनिक यौगिकों का क्या करना है, संश्लेषण करना है। ठीक है, इनोलेट हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे दो, कौन कौन से, एक एसीटो एसिटिक एस्टर का और एक लेंगे हम मेलोनिक एस्टर का। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल लेके इससे हम अलग अलग यौगिकों का संश्लेषण करेंगे। जैसे मेलोनिक एस्टर को ले लिया हमने पहले, तो मेलोनिक एस्टर से हम क्या करेंगे, ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। ठीक है, या फिर प्रोपेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। ये हमारा आगे का टॉपिक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जब भी इसको चैप्टर को स्टार्ट करना है तो आपको ये पढ़ना है कि इनोलेट होता क्या है, इनोलेट बनता कैसे है, इनोलेट की अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती है, ये सारा आप कॉपी में लिख के ड्रॉ करके देखना। ठीक है, उनका आपस में कंपेयर करके देखना कि किसकी अनुनादी संरचनाएं ज्यादा बनती है। जिसकी अनुनादी संरचना ज्यादा बनेगी वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, pKa की वैल्यू जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी वो आपको याद नहीं करनी है। उससे अच्छा है कि आप क्या करो, कार्बोनिल यौगिकों का आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के, अनुनादी संरचनाएं बना के उसका स्थायित्व देखो कि किसका स्थायित्व ज्यादा होता है। जिसका स्थायित्व ज्यादा होगा उसका ही इनोलेट ज्यादा आसानी से बनेगा। ठीक है, एक चीज और कि आपको इनोलेट बनाने के लिए हमेशा क्या करना है, एक बेस लेना है, और बेस हमारा क्या करता है कि H+ को बाहर निकालता है। ठीक है, H+ क्या करता है, उस बेस के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, अगर हम H+ के साथ जुड़ के वो अल्कोहल बना रहा है, ठीक है, अल्कोहल बना रहा है, तो ये अल्कोहल जो है ये कितना अम्लीय है उसकी वजह से भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि ये अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी या पश्च दिशा में होगी। ठीक है, अगर अभिक्रिया पश्च दिशा में हो रही है तो मतलब क्या होगा, वो इनोलेट आसानी से नहीं बनेगा, उस कार्बोनिल यौगिक से इनोलेट आसानी से नहीं बनेगा। उसकी जगह हमें या तो दूसरा बेस यूज करना पड़ेगा या फिर इनोलेट के लिए कार्बोनिल यौगिक ही दूसरा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मेनली आपको कंपैरिजन किससे करना है, इस एसिटो एसिटिक एस्टर से और मेलोनिक एस्टर से। ठीक है, दोनों का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एसिटो एसिटिक एस्टर क्या होता है, मेलोनिक एस्टर क्या होता है। दोनों के फॉर्मूले आपको लिख के ड्रॉ करके देखने हैं, दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इनसे आगे कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता कैसे है। और अगर वो हमें संश्लेषण पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल अपघटन किसी भी एस्टर का हम करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, जैसे एस्टर है, एस्टर का जल अपघटन करने से क्या बनता है, एसिड और अल्कोहल बनता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी, वो आपको याद होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वो चीजें याद होगी तो हम फटाफट अपने कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के जो स्टेप्स होते हैं वो आसानी से करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ कि इनोलेट, अभी तक क्या हुआ कि इनोलेट होता क्या है, इनोलेट बनते कैसे हैं, इनोलेट का स्थायित्व कैसा होता है, इनोलेट में से कौन कौन से इनोलेट हम लेंगे और उनसे आगे कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हम कौन कौन सा करेंगे। ये अपने आप बंद नहीं होता क्या सर, हुआ तो नहीं।